मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य उमेश पंत की लिखी कहानी मुंबई वाली ट्रेन पार्ट 4। इस कहानी में अब तक आपने सुना छोटे से कस्बे किशनबाड़ी से हीरोइन बनने का सपना लेकर मुंबई भाग आई मिनी पहली ही परीक्षा यानी उसके ऑडिशन में फेल हो जाती है। बिना किसी पहचान और पैसों के इतने बड़े शहर में आगे की लड़ाई उसे अकेले लड़नी है। क्या वो बटोर पाएगी इतनी हिम्मत और ढूंढ पाएगी सपनों के समंदर में अपने नाम की कोई लहर? जानने के लिए सुनिए कहानी का आखिरी यानी चौथा भाग, मुंबई वाली ट्रेन पार्ट 4। मिनी को मुंबई आए अब 1 हफ्ता होने को आया था। 2 दिन होटल में रहने के बाद इंटरनेट पर उसे वर्किंग विमेन्स हॉस्टल के बारे में पता चला, जहां 350 रुपये पर डे के हिसाब से उसे एक डॉर्मेट्री मिल गई थी। लेकिन जो पैसे उसके पास थे वो अब एकदम खत्म होने को आए थे। कुछ एक जगह उसकी एक्टिंग की तारीफ भी हुई, लेकिन कहीं से कोई बड़ा रोल तो दूर किसी छोटे मोटे रोल का भी अब तक ऑफर नहीं मिला था। कभी दादर, कभी मलाड, कभी अंधेरी। कहाँ वो सितारों की तरह चमकने के सपने देखकर आई थी और अब कहाँ वो मुंबई लोकल और BEST की बसों के धक्के खा रही थी। सपने देखना और उन्हें सच करने की कोशिश करना इतना आसान भी तो नहीं होता। रात को डॉर्मेट्री के पुराने से महकते हुए बिस्तर पर सोते हुए उसे अपनी माँ याद आती तो उसकी आंखें बह आती। अपने साथ लाई तस्वीर निकालकर वो देर तक उसे निहारती रहती। उसे नहीं पता था कि इतनी बड़ी बगावत के बाद माँ की गोद में सोना अब उसे नसीब होगा भी या नहीं। तभी मिनी को एक ख्याल आया। वो झट से उठी, अपने बैग से डायरी निकाली और उसमें अपने मम्मी और पापा के नाम एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में एक बेटी का प्यार था, उसके सपने थे और माफी की उम्मीद थी। फिर उसने एक फोन मिलाया। अज्जू, कल जाने से पहले एक बार मिलने आना, तुम्हें एक चिट्ठी देनी है। अज्जू का मन उमंगों से भर गया। अज्जू के लिए आज तक किसी लड़की ने चिट्ठी नहीं लिखी थी। आज लिखी भी थी तो उसके सपनों की राजकुमारी ने। मुंबई सच में माया नगरी है, अज्जू ने सोचा और चिट्ठी में अपने लिए लिखी बातों की कल्पना करते करते उसे नींद आ गई। शाम के वक्त मिनी वर्सोवा के किनारे पत्थरों पर बैठी समुद्र की लहरों को देखती अज्जू का इंतजार कर रही थी। समुद्र का पानी आज बहुत पीछे था। उसके नाम की कोई लहर दूर दूर तक वहां नहीं थी। एक ख्याल उसके दिमाग में आया कि चिट्ठी भिजवाने की जगह अगर वो खुद चली जाए तो शायद उसे घर लौट जाना चाहिए, अपने मम्मी पापा के पास, राजू के पास। वो डांटेंगे, दुत्कारेंगे, लेकिन हैं तो अपने ही। वो कोई फैसला लेती इससे पहले उसके फोन की घंटी बजी। फोन एक कास्टिंग कंपनी से था। मिनी के दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गई। मान लीजिए आपकी प्रोफाइल सेलेक्ट हुई है एक फिल्म के लिए। एड्रेस इसी नंबर पे मैसेज कर देंगे, टाइम पे पहुंच जाइएगा। समंदर में कहीं दूर क्षितिज के पास सूरज डूब रहा था और मिनी के मन में उम्मीदों का एक नया सूरज उगने लगा था। कुछ देर बाद अज्जू आया और उसे चिट्ठी सौंप कर वो वापस लौट गई। अज्जू को जब पता चला कि चिट्ठी उसके लिए नहीं बल्कि मम्मी पापा के लिए है तो वो थोड़ा निराश जरूर हुआ, लेकिन इस बात से उसने खुद को दिलासा दे दिया कि कम से कम मिनी ने उस पर इतना भरोसा तो जताया, और भरोसा ही तो प्यार की शुरुआत होती है। सुबह के 6 बज रहे थे। मिनी तैयार होकर हॉस्टल से निकल पड़ी थी। इस वक्त लोकल ट्रेन में उतनी भीड़ नहीं थी जितनी आमतौर पर होती है। 7 बजे का कॉल टाइम था। पिछली शाम फोन पर मिनी को बस इतना बताया गया था कि 7 बजे आर्य कॉलोनी के पास शूट है। इससे ज्यादा कोई जानकारी उसे दी नहीं गई थी। मिनी को पूरी उम्मीद थी कि उसको कोई न कोई रोल जरूर मिल जाएगा। शायद आज का दिन मुंबई में उसके आगे के सफर के लिए कोई उम्मीद लेकर आए। घाटकोपर से ऑटो करके मिनी आर्य कॉलोनी की तरफ बढ़ रही थी। आज कई दिनों बाद उसने ऑटो किया था। उसे ये सफर किसी लग्जरी की तरह लग रहा था। पवई लेक से गुजरते हुए हवा का खुशनुमा झोंका उसके बालों को सहला रहा था। मिनी एकदम टाइम पर दिए गए पते पर पहुंच गई। सेट पर अच्छी खासी चहल पहल थी।
बड़ी बड़ी लाइटें इधर उधर ले जाई जा रही थीं। कई सारे मजदूर काम पर लगे थे, जैसे कोई बड़ा जलसा होने वाला हो। मिनी ने कास्टिंग वाले मनीष को फ़ोन किया। उन्होंने उसे अंदर एक कमरे में बुलाया। मालिनी जोशी राइट? मिनी से कमरे में घुसते ही एक लड़के ने पूछा तो मिनी ने हाँ में सर हिला दिया। यार तुम्हारे लिए एक रोल था, लेकिन प्रोड्यूसर ने कल लेट नाइट वो कैरेक्टर ही हटा दिया पिक्चर से। शूट तो 3-4 दिन में शुरू होगा, पर तुम चाहो तो रिहर्सल देख सकती हो। मिनी का चेहरा लटक गया। इतनी सुबह इतनी दूर से वो ये सुनने तो नहीं आई थी। यार वो मेकअप आर्टिस्ट रश्मि क्यों नहीं आई अभी तक? मनीष झल्लाया हुआ था। सर उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मिनी ये सुनते ही चौकन्नी हो गई और उसने कुछ सोचकर डरते डरते कहा, सर मुझे मेकअप करना भी आता है, आप चाहें तो मैं असिस्ट कर सकती हूँ। मनीष ने मिनी की ओर देखा। उसके चेहरे पर भरपूर आत्मविश्वास झलक रहा था। ठीक है, ट्राई करते हैं। जाओ शरण जी के पास, मैं फ़ोन कर दे रहा हूँ उनको। जा रहा हूँ, ले जा इनको शरण जी के पास। मिनी को फिल्म में मेकअप आर्टिस्ट का काम मिल गया था। उसने अपना काम पूरा मन लगाकर किया। अगले कुछ दिनों में यहाँ उसकी पहचान फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों से हो गई। समय बीत रहा था, मिनी को काम मिल रहा था, पैसे मिल रहे थे, मुंबई में उसके रहने खाने का इंतजाम हो गया था, लेकिन वो उदास थी। वो केवल इसीलिए तो मुंबई नहीं आई थी ना कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर सके। वो अक्सर सोचती थी कि कहीं वो उन लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ में खो तो नहीं जाएगी जो यहाँ आते तो हैं बड़ा सपना लेकर, लेकिन उनका सपना रहने खाने की जद्दोजहद में कब दम तोड़ देता है उन्हें पता भी नहीं चलता। फिल्म की हीरोइन नेहा मैम के चेहरे पर मेकअप की परत चढ़ाते हुए मिनी सोच रही थी कि ये शहर हुनर की कदर ही नहीं करता। एक छोटे से सीन को करने में नेहा मैम के पसीने छूट गए थे। 5 शॉट ले चुका है डायरेक्टर, पता नहीं क्या चाहिए इसे। बड़बड़ाती हुई नेहा मैम मेकअप रूम से बाहर निकल गई। ड्रेसिंग रूम पर छूट गई उनकी स्क्रिप्ट को उठाकर मिनी ने डायलॉग पढ़े और आईने के सामने ठीक वैसे ही एक्टिंग करने लगी जैसे ये उसके अपने घर का कमरा हो जहां उसने फिल्मों के न जाने कितने डायलॉग दोहराए थे। वो एक्टिंग में इतनी खो गई कि पता ही नहीं चला कि कब दरवाजे पर फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर प्रभु सर आकर खड़े हो गए थे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो मिनी ने अचकचाकर पीछे देखा। प्रभु सर स्क्रिप्ट लेने आए थे। जाते हुए वो मिनी को देखकर मुस्कुरा दिए। नॉट बैड एट ऑल। उनके मुंह से ये सुनकर मिनी आईने में अपने आप को देखकर शर्मा गई। शाम के वक्त थकी हारी लोकल ट्रेन से घर लौटते हुए मिनी एकदम अकेला महसूस कर रही थी। शूट के बाद नेहा मैम ने अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाली थी, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। तुमने मेकअप ढंग से नहीं किया, इसलिए मेरे एक्सप्रेशन कैमरे पे अच्छे नहीं लग रहे थे। यू बेटर लर्न योर वर्क फर्स्ट। बिना गलती के डांट खाई थी उसने। खिड़की के बाहर देखते हुए उसकी आंखें हल्की सी नम हो आई थी। आज फिर माँ की बहुत याद आ रही थी उसे। माँ को घर जाकर दिन भर में हुई एक एक बात बताती थी वो, तब जाके कहीं उसका दिन पूरा होता था। पूरे 11 महीने हो गए थे माँ से बात किए हुए, और अब उसके संघर्ष के दिनों में ही माँ उसके साथ नहीं थी। मिनी की उदासी को एक फोन कॉल ने भटकाया। असिस्टेंट डायरेक्टर प्रभु सर का फोन था। एक फिल्म बना रहा हूं, काम करोगी? आज मेकअप रूम में एक्टिंग देखी तुम्हारी, इस रोल के लिए एकदम तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए मुझे। मिनी के लिए पिछले कई महीनों में ये पहला मौका था जब उसे कोई उम्मीद नजर आई थी। सर जरूर करूंगी, उसने कहा। उदासी से भरा ट्रेन का वो डब्बा अचानक उसे खुशनुमा सा लगने लगा था। अगले 1 महीने में फिल्म बनके तैयार थी। फिल्म अब इंटरनेट पर थी। मिनी जब हॉस्टल लौट रही थी तो उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। अरे मिनी जी, अज्जू बोल रहे हैं, आपकी फिल्म देखी इंटरनेट पर, कमाल कर गई आप। पूरे किशनबाड़ी में आपकी एक्टिंग की चर्चा है। बाय गॉड, हमने कहा था ना आप पे पूरा भरोसा है हमको। न जाने क्यों पहली बार अज्जू का फोन आना अच्छा लगा था उसे। कोई तो था जो उसकी खुशी पर दिल से खुश लग रहा था। वैसे जब से आपकी चिट्ठी मिली है ना, रोज एक न एक बार आपके बारे में पूछते हैं अंकल।
आंटी तो बाहर जाते हुए एक बार दुकान में पक्का आ जाती हैं। बुरा मत मानिएगा पर बात कर लीजिए ना एक बार उनसे। अरे वो नाराज हैं पर मान जाएंगे, आपको गलत काम थोड़े कर रही हैं। इतने दिनों में पहली बार किसी ने इतने अपनेपन से बात की थी मिनी ने। थैंक यू अज्जू। अज्जू से बस इतना ही कह पाई मिनी। सबके सपने एक से तो नहीं होते और अपने सपनों को सच करना कोई गलत काम भी तो नहीं होता। लेकिन कई बार माँ बाप इतनी छोटी सी बात आखिर क्यों नहीं समझ पाते, ये सोचते हुए मिनी की आंखें नम हो गई थीं। फिल्म इंटरनेट पर वायरल हो रही थी। मिनी मिलियन व्यूज हो गए। एवरीबॉडी इज लविंग योर परफॉर्मेंस, यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। प्रभु सर ने अभी फोन करके बताया। मिनी को यह सुनकर खुश होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त वो रुआंसी थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि काश वो मम्मी पापा को फोन करके बता पाती कि उसके पूरे साल के संघर्ष को अब कोई राह मिलती नजर आ रही है। इस पराये शहर में प्रभु सर जैसे कुछ अपने जरूर मिले थे, लेकिन जब तक आपका परिवार आपके साथ न हो, बड़ी से बड़ी खुशी भी अधूरी सी लगती है। अज्जू के हाथों भेजी चिट्ठी में मिनी ने लिखा था कि उसे हिम्मत नहीं है मम्मी पापा से बात करने की, लेकिन वो जब भी उसे माफ कर पाए तो एक फोन कर दें। लेकिन वो फोन अब तक नहीं आया था मिनी को। सुबह सुबह अखबार पलटते हुए मिनी के पिता मनोहर जोशी ने उसे अधूरा पढ़कर छोड़ दिया। आमतौर पर वो अखबार पूरा पढ़े बिना कुछ और काम नहीं करते थे, लेकिन पिछले कई महीनों से उनका किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। उनकी पत्नी कमला ने अखबार उठाया, पन्ने पलटे तो नजर एक पेज पर छपी तस्वीर पर जाकर ठहर गई। मनोरंजन वाले पन्ने पर एक छोटी सी खबर थी। तस्वीर में जो लड़की नजर आ रही थी वो मिनी जैसी ही तो लग रही थी। कमला कुछ देर तक तस्वीर को गौर से देखती रही, फिर फटाफट पूरी खबर पढ़ी। खबर के बीच कहीं एक लाइन थी और उसमें एक नाम था, मालिनी जोशी। अपनी बेटी का नाम देखकर कमला जी की आंखें भर आईं। बेटी को मुंबई गए पूरा 1 साल होने को आया था। अगर अज्जू उन्हें ना बताता कि वो मुंबई में है, सुरक्षित है, तो क्या हाल हो गया होता उनका अब तक। मिनी की भेजी वो चिट्ठी न जाने कितनी बार पढ़ी थी कमला जी ने। कई बार मन हुआ कि बेटी को फोन करे, लेकिन एक मां को हर बार अपने पति की जिद के सामने झुकना पड़ा था। गलती हमारी भी तो है, हमने बच्ची की इच्छाओं को कभी समझा ही नहीं, कमला जी कहती तो मनोहर उनको झिड़क देते। एक तो भाग गई तुम्हारी बेटी और तुम उसी का पक्ष लो। हम क्या उसके भले के बारे में नहीं सोचते थे? अब खाएगी मुंबई में धक्के तो समझ आएगा। मनोहर जी ने उस दिन भले ही गुस्से में ये कहा हो, लेकिन उनके मन में भी एक अपराध बोध था। और जिस दिन से बेटी की चिट्ठी मिली थी, खुद को संभाल नहीं पा रहे थे वो। किसी न किसी बहाने से अज्जू की दुकान में जाकर अपनी बेटी के हालचाल ले लेते। मिनी को फोन कर लें एक बार, कमला जी ने डरते डरते कहा तो मनोहर जी एक पल को तो चुप रहे, फिर नाराजगी की वो दीवार जैसे अपने आप ढह गई हो। बिना कमला जी की ओर देखे वो लगभग बड़बड़ा कर बोले, मेरी भी बात करा देना। इधर बेटी की छोटी सी सफलता के सामने एक पिता की जिद भरभरा कर गिर गई थी, और उधर दूर मुंबई में मिनी ट्रेन में बैठ चुकी थी। पूरे 1 साल बाद वो अपने परिवार से मिलने आ रही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।